I welcome all of you to the ninth lecture of gravitation, and from the last 8 lectures, we have been discussing gravitation quite extensively. Some of you, as I can see, are asking me for YouTube link, which you will not going to get for today. Today the lecture is only on Zoom, but the recorded session will be uploaded on YouTube shortly. Okay, so for the time being, पे अटेंशन. ओके, और जो लोग बाद में देख रहे, ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे अभी, ठीक है, तो उनके लिए भी लेक्चर ध्यान से देखो, फास्ट फॉरवर्ड मत करो, ठीक है, क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाला है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट? Gravitational field intensity due to continuous body. continuous body अब continuous body मतलब extended mass है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट मास है. अब सिंगल पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ये तो हमें पता है. उसके लिए सिर्फ हमें ये डिस्टेंस चाहिए आर, ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर. और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है मीटर पर सेकंड में, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जैसी ही है, बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जैसे ही है. वी नो दिस, राइट. लेकिन ये सिंगल पॉइंट मास की वजह से. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो, अब यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो. अभी देखो इस क्वेश्चन में इस बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा नजदीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये काफी दूर है, राइट. तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अलग होगा, और इसका जो इफेक्ट होगा वो अलग होगा. तो फिर ओवरऑल ओवरऑल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ओवरऑल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? अपन ने प्रॉमिस किया था कि अपन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही वर्ड यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे. तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपन? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ शुड आई कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट डू यू थिंक? देखो अभी मास एक पॉइंट पे नहीं है, अभी मास ऐसे फैला हुआ है, लेकिन ऐसा फैल चुका है मास ऐसे. तो मास अगर फैल चुका है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालने की? चलो जल्दी बोलो साक्षी. हाँ बेटा, क्या करना पड़ेगा? समेशन. हाँ, समेशन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉडी है और ये जो पॉइंट है, तुमको यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा. लेट अस से वो एलिमेंट डीएम है. इस एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है देखना पड़ेगा, और इस एलिमेंट्स की वजह से कितना आता है वो देखना पड़ेगा. ऐसे हर एलिमेंट की वजह से कितना आता है, और सबकी क्या करनी पड़ेगी? एडिशन, सबका समेशन करना पड़ेगा. तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, ऐसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई. तो इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करके देखो, ठीक है. एक्चुअली ना एक एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 7 में, शायद आप लोगों को याद होगा. कौन सा? वो रिंग वाला एग्जांपल याद है? रिंग में भी मास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ऐसा. रिंग का भी मास एक पॉइंट पे नहीं है, रिंग का भी मास फैला हुआ है. और अपन ने क्या किया था? एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, याद है? क्या आया था ये फॉर्मूला? आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा. ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू जी एम एक्स, यस, आर स्क्वायर पावर 3/2, अज्यूमिंग कि इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कैपिटल आर है. सर ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछते क्या? हाँ पूछते, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है.
वैसे तो ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया था, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था ऐसे dm, और फिर इस एलिमेंट के वजह से कितना आता है वो लिया था, राइट, de। फिर मैंने उसका फिर से उसके दो कंपोनेंट लिए थे, और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ मैंने उसी का इंटीग्रेशन किया था, ये वाला है कि नहीं, de cos थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है de sin थीटा वाला, इसका मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि वो जीरो आने वाला था, मुझे पता है, मैंने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया, है कि नहीं, और फिर मुझे आंसर मिला ये वाला। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अपन एक, तो तुमको हमेशा यही करने का है, ये तो मैंने रिंग के लिए क्वेश्चन किया। वी कैन ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन फॉर लेट अस से यूनिफॉर्म रॉड ले लो, एक यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ ले लो उसकी L, और मास ले लो M, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, रॉड ऐसा है, ऐसे ऐसे और ऐसा है, दिख रहा है तुम लोगों को? ओ तेरी, डैमिट 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 डैमिट, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेट अस से तुमको फाइंड करना है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, जो कि यहां से कितना डिस्टेंस है d, और इसकी लेंथ है l। चलो आप लोग बताओ मैं कैसे प्रोसीजर फॉलो करूं, पहली स्टेप मुझे क्या लेनी चाहिए, चलो आप लोग बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई शुड टेक? एक एलिमेंट लेना चाहिए। वेरी गुड, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले तो चलो एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं मैं, ये एलिमेंट, लेट अस से ये एलिमेंट यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x, तो इस एलिमेंट की साइज कितनी है dx। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पूरे रॉड के मास का लेंथ l है, तो ये जो मैंने एलिमेंट कट किया, एलिमेंट का मास dm और एलिमेंट की लेंथ dx है, तो m बाई एल इक्वल टू dm बाई dx आना चाहिए ना, मास अपॉन लेंथ m बाई एल इक्वल टू dm बाई dx। ओके, तो ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू m बाई एल dx। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? अब लोग मुझे बताओ, अब नेक्स्ट क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, बोलो भाई। नेक्स्ट मैंने dm कंसिडर कर लिया, dx भी लेंथ ले ली उसकी, अब मैं क्या करूं नेक्स्ट, व्हाट शुड आई, फॉर्मूले में डाल के इंटीग्रेशन करना। कौन से फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में? R² अरे टमाटर, मुझे सबसे पहले ये करना पड़ेगा ना, ये जो dm मैंने लिया है, ये dm की वजह से de कितना है ये निकालना पड़ेगा ना मुझे पहले। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड de ड्यू टू dm ना। तुम de का इंटीग्रेशन तो तब करोगे ना जब de तुमको पता है, अब तुमको de पता ही नहीं है तो क्या इंटीग्रेशन करोगे? मैं सही बोल रहा हूँ कि तो गलत? वो इंटीग्रेशन करके ही डी आएगा ना। हाँ अरे बेटा, de का इंटीग्रेशन करना है, तो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना, किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे बताओ। टू फाइंड E वी हैव टू इंटीग्रेट de, बराबर है, मतलब E फाइंड करने के लिए de का इंटीग्रेशन, तो पहले de फाइंड करना पड़ेगा ना, सो दैट वी नीड टू फाइंड de फर्स्ट। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? am I saying what I am saying is right or wrong? बोलो, राइट, ओके। तो de कैसे फाइंड करूं मैं वो बताओ मेरे को, de की वैल्यू क्या आएगी, de किसकी वजह से आएगा, de किसकी वजह से आएगा? एलिमेंट यस, de इज द gravitational field due to element, de is gravitational field ड्यू टू एलिमेंट, सही बात है।
सिर्फ एलिमेंट के वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है वो। तो एक काम करते हैं यार, ये जो एलिमेंट है ना, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कि इस एलिमेंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस है r, इसका मतलब ये डीई की वैल्यू क्या आएगी, ये डीई की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी तुम बताओ बच्चों, कितनी आएगी डीई की वैल्यू? डीई की वैल्यू आएगी, बोलो जल्दी से फटाफट, मैं लिखने वाला हूं। जी, बोलो, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, बराबर ना? करेक्ट है? ओके, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई, तो इंटीग्रल जी डी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ठीक से देखो, हाँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आर इज इक्वल टू एल प्लस डी, एल प्लस डी माइनस एक्स, हाँ सर। कैन आई से दिस? आर इज इक्वल टू हाँ एल प्लस डी माइनस एक्स, ठीक है? तो मैं आर की वैल्यू वहां पे रख देता हूं, ओके? आई गो, ओके, तो ये जी अपन आर स्क्वायर जो है ना, वो इसका स्क्वायर आएगा, वो आएगा एल प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये डीएम की वैल्यू है ना, तो डीएम की वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूं वहां पे, हाँ? ये आएगा एम बाय एल डी एक्स। ओके, अब इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो। क्या क्या कांस्टेंट है? कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचता है dx अपॉन एल प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या तुम ये इंटीग्रेशन कर सकते हो? कैन यू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। नो सर। नहीं, चलो मैं तुमको हेल्प करता हूँ इंटीग्रेशन करने में। देखो मुझे बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? फॉर्मूला बताओ बस, फॉर्मूले तो पता है ना आप लोगों को, या वो भी नहीं पता? लॉग एक्स। वेरी गुड, लॉग एक्स। अच्छा बेटा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? नाउ डोंट से log of x square, डोंट से दैट। लॉग एक्स बाई 2। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। 1/x, डोंट टेल मी कि सर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन तुमको पढ़ाया गया है पहले ही, ठीक है? हाँ, जिन लोगों का मैथमेटिक्स है वो तो मैं उनको तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जो जो जिनका मैथ्स नहीं है, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई उनको ध्यान देने की जरूरत है। ये वाला फॉर्मूला बताओ मेरे को, अब इतना तो बता ही सकते हो। एक्स स्क्वायर अरे दादा, बाय 2। एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला बता मेरे को बस। एक्स रेज टू एन प्लस 1। एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। क्या मैं वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ? जल्दी से, हाँ, लगा सकता हूँ। तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? -2। माइनस 2। एक्स पावर -2। तो फॉर्मूला लगाओ, देखो कितना आता है। एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना आएगा ये? एक्स पावर -1 अपॉन -1, तो बेसिकली -1/x हो जाएगा ना? देखो तो मैंने सही लिखा है क्या? डिड आई डू इट राइट? यस सर। सही किया ना मैंने? तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताओगे ये।
चलो एक और पूछता हूं मैं, 1/x³ dx, बताओ इसका क्या आएगा इसी फॉर्मूले को यूज करके। और ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्मूला पहली बार यूज कर रहे हो, काफी बार यूज कर चुके हो इस फॉर्मूले को, और ये आपको पता है -2/x²। वेरी गुड। लेकिन अभी मैं और आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये मैथ्स का क्लास बन जाएगा नहीं तो, क्योंकि मुझे ये वाला इंटीग्रेशन करने का है। अब ये वाला इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, इतना सा ये जो इतना पार्ट है ना, बस इतना पार्ट में साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे बस ये इंटीग्रेशन करने में इंटरेस्ट है। अब ये देखो, ये इंटीग्रेशन ऐसा है, dx/l+d तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बेसिकली, -x का होल स्क्वायर, तो ये 1/x² जैसा इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन बेसिकली 1/x² जैसा है, 1 समथिंग का स्क्वायर है ये, 1/x², 1 समथिंग का स्क्वायर। तो 1 समथिंग का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x ना। किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो अपने आप को म्यूट कर लो भाई। 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x, तो 1 समथिंग का स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, मैं लिख रहा हूं ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन आएगा -1/l+d -x, क्योंकि सिर्फ 1/x है ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 1 समथिंग स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 समथिंग। अच्छा, एक इंटीग्रेशन का एक और रूल होता है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में आता है। बोलो यस और नो, पता है कि नहीं पता है? सर इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट डिवीजन में आता है, रूल पता है ना? जिसको नहीं पता वो अभी बोल दो मेरे को, मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं। sin x का इंटीग्रेशन है cos x, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन cos x नहीं है, sin x का इंटीग्रेशन है -cos x बेसिकली, sin x का इंटीग्रेशन है -cos x। लेकिन तुम sin of 2x करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -cos 2x/2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो वो डिवीजन में आता है, तो x का कोएफिशिएंट डिवीजन में लेना पड़ता है। इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट डिवीजन में आता है, मल्टीप्लिकेशन में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में आता है, डेरिवेटिव में, सॉरी डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में आता है। अच्छा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, तुमको कितना दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। -1, तो वो डिवीजन में आ जाएगा -1, तो डिवीजन का -1 और टॉप का -1 मिला के +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/l+d -x, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया। अभी लिमिट्स कहां से कहा था कि देखो तो, वेयर आर द लिमिट्स फ्रॉम, लिमिट्स कहां से कहा था कि भाई यहां से लेके यहां तक ना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to l तक जाना पड़ेगा ना। तुम्हारी x की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही, 0 to l, पूरा इंटीग्रेट करने का तुमको, 0 to l, 0 to l, 0 to l, तो यह आ जाएगा इसकी लिमिट्स 0 to l। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो। पहले अपर लिमिट पुट करो l, l+d -l, फिर लोअर लिमिट को पुट करो 0, l+d -0, फिर अपर लिमिट के वैल्यू से l -l कैंसिल, 1/d -1/l+d, ये आएगा, ये हो जाएगा d × l+d, l+d इधर -d इधर, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा l/d l+d, तो ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। बस ये इंटीग्रेशन अब वहां पे पुट कर दो, कहां पे, यहां पे तुमने यहां पे पुट कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या आएगा देखो, E इज इक्वल टू gm/l इंटू l/d अपॉन l/d इंटू d+l, l कैंसिल, ये आता है gm/d/d+l, दिस इज योर आंसर।
मुझे पता है कि कुछ लोगों का पेशेंस बहुत जल्दी खत्म हो गया था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प देम जिनका पेशेंस काफी कम है। हाँ, जिनका पेशेंस है, जो एक एक स्टेप को अच्छे से समझ रहे, उनको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो किसी को कुछ मुझे डाउट पूछना है क्या इसके बारे में? डज एनीबडी वांट टू आस्क मी एनी डाउट अबाउट दिस? यू कैन स्पीक अप। किसी स्टेप में ऐसा लगा कि सर ये वाले पॉइंट पे मुझे थोड़ा दिक्कत लगी, ये किसी पॉइंट पे दिक्कत लगी? मैं आपको प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ। पहले डीएम कंसीडर करना है, डीएम की वैल्यू निकालनी है। फिर डीएम से उसका डिस्टेंस कितना है, आर, वो देखना है, और डीई निकालना है, और फिर डीई का इंटीग्रेशन करना है। और ये प्रोसीजर ऐसा है कि जिसको इसको तुम जब तक 3-4 बार खुद नहीं करके देखते, तुमको इसका फील नहीं आएगा। इसका फील आने के लिए तुमको इसको 3-4 बार करना पड़ेगा। और अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा तरीका भी है, इसका रट्टा मार लो, which I don't recommend, but some people do that. Okay? समझे कि नहीं समझे? अगर मैंने इसी प्रोसीजर को वापस करने के लिए कहा तुम लोगों को, तो कर पाओगे क्या? देखो, मैं आपको बताऊं क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे क्या बताते हैं कि सर हमें ना ये पूरा प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ में आ गया कि आपने डीएम कैसे लिया, डीएक्स कैसे लिया, डिस्टेंस कैसे लिया, सब समझ में आ गया, आपने ये कैसे लिया, फिर ये भी मुझे समझा, फिर आपने इंटीग्रेशन क्यों किया वो भी मुझे पता है। लेकिन फिर मुझे दिक्कत यहाँ पे आती है, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है, ये यहाँ से। मैक्सिमम बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि ये पार्ट मुझे नहीं आता। अब देखो, ये पार्ट जो है ना, ये मैथ्स का पार्ट है। अब तुम कहोगे कि सर बिना मैथ्स के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके, अनफॉर्चुनेटली यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स विदाउट लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस। अब एन वक्त पे अगर तुम कह रहे हो कि सर मुझे ये फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो मुझे कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आफ्टर लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन एंड डूइंग इट अगेन एंड अगेन, क्लिक हो जाता है सब कुछ। ओके, चले आगे या फिर से बताऊं मैं इसको? से बहुत से बुक्स में ना आपको ये डेरिवेशन ऐसे मिलेगा। वैसे तो काफी बुक्स में डेरिवेशन मिलेगा भी नहीं, और मिल भी गया किसी बुक में तो वो ऐसा होगा, तुमको रॉड ऐसा लेंगे, वो यहां से लेके यहां तक एल, और ये एक्स एक्सिस ऐसे होगा, एक्स, और ये वाई एक्सिस, और पॉइंट पी यहां पे होगा। और मुझे लगता है कि ये डेरिवेशन तुमको अभी मास्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आने वाला है। अब यहाँ पे बस इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या पता है क्या? फर्क बस इतना है कि यहाँ पे लिमिट -L/2 टू +L/2 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गए बस। लेकिन तुम्हारा इंटीग्रेशन भी चेंज होगा। तुमको यहाँ पे एक dx लेना पड़ेगा, x डिस्टेंस पे dx, उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी dm, और उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा r। फिर तुमको dE फाइंड करना पड़ेगा, dE इज इक्वल टू dm इंटू g अपॉन r², और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो dm की वैल्यू तो क्लियर कट है, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx, ऊपर g, नीचे r। r कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना तुम्हारा d है, d प्लस L/2 माइनस एक्स, d प्लस L/2 माइनस एक्स। ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पहले d प्लस L माइनस एक्स आया था, यहाँ पे d प्लस L/2 माइनस एक्स आएगा। सेम टू सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। एक्सिस बदली तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं, एक्सिस बदलने से तुम्हारा मेजरमेंट, अभी जैसे तुम जहां पे खड़े हो, लेटर से तुम एक बिल्डिंग में हो, तुम चौथे माले पे हो, ठीक है? तो जो ग्राउंड फ्लोर का बंदा है वो बोलेगा कि तुम चौथे माले पे हो, और जो टॉप फ्लोर है, वो अगर वो 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 10th फ्लोर का बंदा बोलेगा कि तुम 6 माले नीचे हो। तुम्हारी जगह बदली क्या? तुम्हारी जगह बदली क्या? तुम तो फोर्थ मंजिल पे थे, फोर्थ पे हो ना।
लेकिन देखने वाला कहाँ से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है कि टॉप से देख रहा है, वो अपने हिसाब से बोलेगा। तुम जहां पे वहीं पे हो ना, तुम्हारा एक्सिस चेंज होने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तुम्हारा कैलकुलेशन के स्टेप्स चेंज होंगे, सब फाइनल आंसर वही आएगा। करके देखो, मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरी बात मत मानो, करके देखो, ये इसको इंटीग्रेशन करके देखो तुम, -l/2 to +l/2, आई गारंटी यू 101%, नॉट 101%, 500% गारंटी यू कि इसका आंसर यही आएगा अल्टीमेटली, जो पहले आया था। एक्सिस चेंज करने से कैलकुलेशन करने के स्टेप्स में फर्क आ सकता है, फाइनल आंसर में फर्क नहीं आएगा। एक्सिस के बदलने से फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट्स चेंज हो गए बस यहाँ पे, और क्या, -l/2 to +l/2, और ये आर की वैल्यू चेंज हो गई बस, आर की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे है। लेकिन कैसा है यार, ये इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना, मतलब दम चाहिए, स्टूडेंट में भी दम चाहिए, मतलब प्रॉपर, क्योंकि ये ऐसे एरो बेरो का काम नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन कर, मतलब देखो पहले एलिमेंट लेना, डिस्टेंस लेना, फिर डीई निकालना, फिर इंटीग्रेट करना, बच्चों का खेल थोड़ी ना ये है ना, इसके लिए थोड़ा सा लगता है, मतलब जिगर लगता है करने के लिए। चले अगले क्वेश्चन पे, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो इसको, मैं तो कहता हूँ कि 4-5 बार तुम खुद करके देखो। ओके, देखो एक्चुअली ना, ये जो इंटीग्रेशन का तरीका है, ये इंटीग्रेशन सबसे पहले कैलकुलस जो इन्वेंट किया न्यूटन ने, इसी के लिए किया था। मैं आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। किसी ने न्यूटन को ऐसा पूछा कि दिस इज द अर्थ, लेट अस से, क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गई शायद इसकी, जस्ट अ सेकंड गाइस। किसी ने न्यूटन को ऐसे पूछा कि अर्थ की साइज इतनी ज्यादा है, मून की साइज इतनी ज्यादा है, जब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करते हो, तो तुम मून का मास उसके सेंटर पे मान के कैसे चलते हो, अर्थ का मास उसके सेंटर पे मान के कैसे चलते हो। मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन ऐसा था जो न्यूटन को पूछा गया कि इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून, तो वैसे देखा जाए तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट है वो मून के करीब है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है अर्थ का, ये मून से दूर है, तो ये कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब न्यूटन ने उसके लॉज बताए, तब उसने फोर्स कैलकुलेट कैसे किया, उसने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया, मतलब उसने माना कि अर्थ का सारा मास सेंटर पे और मून का सारा मास सेंटर पे। तो फिर लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि कैसे तुम सेंटर पे मास कैसे मान सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। अब तुम यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि सर ये सेंटर ऑफ मास है ना सर, फिर तो सेंटर ऑफ मास पे मैं सारा मास कॉन्स्टेंट मान नहीं सकता क्या, नहीं मान सकते। ग्रेविटेशन के लिए या ग्रेविटेशन के कैलकुलेशन के लिए आप सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा नहीं मान सकते। तो फिर न्यूटन का जवाब ये था कि आई डोंट नो, फॉर द टाइम आई डोंट नो, बट trust me, if you consider all of the mass of the earth at the center and all of the mass of the moon at the center, it doesn't make a difference, the calculations will be right, क्योंकि पूरे स्पीयर का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड किया जा सकता है। इसको प्रूव करने का मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये सही है। फिर वो बाद में काम पे लग गया वो तरीका ढूंढने के कि कैसे प्रूव किया जाए इस चीज को कि तुम अर्थ का मास सेंटर पे मान सकते हो। तो वो करते करते उसने क्या दिमाग लगाया पता है क्या, उसने दिमाग ऐसे लगाया, उसने क्या किया, ये अर्थ है, ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने अर्थ को ऐसे वर्टिकली कट किया, इमेजिनेशन में, उसके रियलिटी में नहीं, उसके इमेजिनेशन में। अब अर्थ को तुम ऐसे कट करोगे, द वे यू चॉप द ऑनियन, तुम्ही कांदा कापता ना, तर कांदा कापल्यावर तुम्हाला काय मिळतं मला सांगा, व्हेन यू चॉप द ऑनियन व्हाट डू यू गेट डिस्क लाइक दिस, राइट, you'll get a disc like this. So he imagined the earth to be made of small disc like this, and
this is the distance x, and he calculated gravitational field due to this small disk. And what he did is he integrated it from this point to this point, x1 to x2. इसने इसका इंटीग्रेशन किया, तो उनके पास तक फॉर्मूला नहीं था तो कैसे इंटीग्रेट? फॉर्मूले डिराइव किए उसने, मैं तो कह रहा हूं उसने इन्वेंट किया, पूरा कैलकुलस ही उसका इन्वेंशन. सो न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेविटेशन. ये प्रूव करने के लिए उसने कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच ही इन्वेंट की. इसलिए तो वो न्यूटन को जीनियस क्यों मानते हैं लोग, फिर इसीलिए तो मानते हैं, उसके थ्योरीज को प्रूव करने के लिए he actually invented new branch of mathematics. He actually invented this single-handedly without any help. He derived the formulas, he made the formulas, he created the questions and then he solved those questions. अभी उसके डेरिवेशन में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लेंथी डेरिवेशन है ये. देखो अपन ने रिंग का डेरिवेशन किया, राइट? याद है रिंग का डेरिवेशन? फिर तुम्हें रिंग का डेरिवेशन करके तुम्हें डिस्क का डेरिवेशन करना पड़ेगा. कैसे? तुम ऐसे रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग इमेजिन कर सकते हो ना. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग विल बी अ डिस्क, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ डिस्क, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ डिस्क इज अ स्फीयर. तो फिर तुम यहां से लेके यहां तक पूरा इंटीग्रेशन करो, बराबर वही आंसर आएगा जो उसने सेंटर पे मान के किया था. मतलब तुमको, मतलब अब मैं प्रूफ में नहीं जा रहा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए स्फीयर का मास सेंटर पे अज्यूम किया तो चलता है. टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, to find gravitational force or gravitational field, it is okay to assume mass of solid or hollow sphere concentrated at center. सिर्फ इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसने पूरा इन्वेंट किया कैलकुलस. तो अर्थ का मास उसके सेंटर पे तुम मान सकते हो, रॉड का नहीं मान सकते. तुमने देखा अभी अपन ने क्वेश्चन किया, क्या अपन ने रॉड का मास सेंटर पे अज्यूम किया? क्या रॉड का मास अपन ने सेंटर पे अज्यूम किया क्या? वैदेही, साक्षी, नहीं किया ना. रॉड का मास अपन ने सेंटर पे, अपन ने डीएम लिया, अपन ने आर लिया, फिर अपन ने डीई फाइंड किया ऐसे यहां पे, और फिर अपन ने डीई का इंटीग्रेशन किया यहां से लेके यहां तक. सही बात है ना? पूरे रॉड के लिए रॉड का मास अपन ने सेंटर पे अज्यूम नहीं किया, लेकिन तुम स्फीयर का कर सकते हो. कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन करके देखो वही आएगा बराबर. इंटीग्रेशन करो तुम. अब मैं तुमको और किया तो नहीं आएगा क्या? किसी और बॉडी के लिए नहीं है ये ट्रू, स्फीयर के लिए ट्रू. स्फीयर में सेंटर छोड़ के कहीं और अज्यूम किया तो नहीं चलेगा, सेंटर पे ही अज्यूम करना पड़ेगा. एनीवेयर एल्स इज नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल. लेट अस से ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, और अर्थ का मास कैपिटल M. तुम्हें और अर्थ और उस मास में अगर फोर्स निकालना है ग्रेविटेशन का, तो तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या लोगे? ये डिस्टेंस लोगे, gmm/r². तुम ऐसा मान के चल सकते हो कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ का सारा मास, ये पूरा अर्थ का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? इसके बराबर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ऐसा मान के तुम चल सकते हो. और तुम्हें अगर डेरिवेशन देखना है तो एक काम करो, HC वर्मा ओपन करो. HC वर्मा में तुम्हें इसका डेरिवेशन बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मैं पहले वार्न कर रहा हूं उसमें मैथमेटिक्स है. ठीक है, जैसे अभी ये इंटीग्रेशन का मैथ्स आया ना, वैसा मैथमेटिक्स है उसमें.
लेकिन तुम देख सकते हो, समझ में आ जाएगा तुमको, कोशिश करोगे तो। अगर तुमने हॉलो स्फीयर, ये एक और चीज मैं अब तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर तुमने हॉलो स्फीयर लिया लेटस से, कौन सा स्फीयर लिया, हॉलो, तो ये हॉलो स्फीयर है लेटस से, इसकी थिकनेस बहुत कम है, जिसको बोलते हैं ना अपन हॉलो शेल। इमेजिन करो ये शेल है, तो शेल के अंदर फील्ड कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, शेल के अंदर, तो शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आता है। ये भी मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि शेल के अंदर 0 रहता है बोल के। याद है जब मैं डेप्थ का फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डेप्थ का फॉर्मूला, तो जब मैं डेप्थ का फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि शेल की वजह से अंदर फोर्स 0 लगता है, तो शेल की वजह से अंदर फोर्स 0 है, तो शेल की वजह से फील्ड भी तो 0 आएगा ना, क्योंकि फील्ड तो फोर्स अपॉन मास होता है ना, तो फोर्स 0 तो फील्ड भी 0 आएगा ना, तो शेल के अंदर फील्ड 0 आता है। ओके, तो ये देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई, एक सॉलिड स्फीयर के लिए और दूसरी हॉलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर के लिए अगर तुम सॉलिड स्फीयर के अगर तुम अंदर हो, सॉलिड स्फीयर के अगर तुम अंदर हो और सॉलिड स्फीयर के अगर तुम बाहर हो, इफ यू आर आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, इफ यू आर आउटसाइड then E is equal to gm by r square, and if you are inside, अगर तुम अंदर हो तो वो कितना आएगा, gm by कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। अगर तुम सॉलिड स्फीयर के अंदर हो तो ये, बाहर हो तो ये, दिख रहा है। वैसे हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इधर सीधा कॉपी कर लेता हूं, नया लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं, सीधा कॉपी कर सकता हूं, तो क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है, अंदर वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो ये अंदर का फॉर्मूला क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर के लिए, दिस इज फॉर हॉलो एंड दिस इज फॉर सॉलिड। समझे कि नहीं समझे। तुमको एग्जाम में क्या करते पता है क्या, तुमको ग्राफ पूछते इसके बेसिस पे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ, इस फॉर्मूलेस के बारे में किसी को मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, डज एनीवन वांट टू आस्क मी क्वेश्चन अबाउट दिस, किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या भाई, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, पूछना है किसी को कुछ। सॉलिड स्फीयर के रेडियस में वो सर्कल का रेडियस क्यों नहीं ऐड किया, मतलब स्मॉल आर में कैपिटल आर क्यों नहीं ऐड किया, हाँ बेटा स्मॉल आर सेंटर से है ना, तो तुम अगर सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हो तो उसमें कैपिटल आर भी ऐड करोगे, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये सेंटर से, मुझे बताओ अगर तुम सरफेस से लेते हो, अगर तुम सरफेस से डिस्टेंस लेते हो h, तो तुम उसमें कैपिटल आर ऐड करोगे ना, लेकिन तुम सरफेस से नहीं ले रहे हो ना बेटा, तुम कहां से ले रहे हो डिस्टेंस, फ्रॉम वेयर आर यू टेकिंग द डिस्टेंस, टेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। अगर सेंटर से डिस्टेंस तुम्हारा इतना है तो तुमको कैपिटल बोलो, यस और नो, कैपिटल आर करने की जरूरत है क्या,
वैदेही सर नहीं है ना, नहीं है ना, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे बेटा अपन। मुझे लगा कि सरफेस पे। नहीं नहीं, सेंटर से ले रहे हैं अपन डिस्टेंस, सेंटर से ऐसे। तो एक तो अंदर या फिर बाहर, जैसे ये बाहर का पॉइंट है, ये अंदर का पॉइंट है। मुझे बताओ, ये दोनों फॉर्मूले अपन पहले डिराइव कर चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, याद है क्या? ये आउटसाइड और ये डेप्थ वाला फॉर्मूला है, ये आउटसाइड और ये अंदर तो जीरो होता है। किसी को कुछ पूछना है? साक्षी, ईशा, अदिति, समृद्धि, अनुष्का, श्रीराम, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ नहीं पूछोगे? नथिंग? तुमको फील्ड के अभी ग्राफ भी पूछते एग्जाम में, मतलब तुमको ऐसा देंगे। बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी हो रहा है। ई आर, ई आर, तुम लोग बताओ ग्राफ कैसा आएगा? व्हाट डू यू थिंक, कैसा आएगा ग्राफ? सॉलिड के लिए ग्राफ कैसा आएगा बताओ जल्दी। सरफेस, ऊपर डिपेंड रहेगा ना। सरफेस तक, ये ग्राफ भी हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, याद है? सरफेस तक ऐसे बढ़ता जाता है और फिर सरफेस के ऊपर फिर ऐसे कम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक ही चीज है ना, और अर्थ सॉलिड स्फीयर ही है ना, तो अर्थ का जो ग्राफ आएगा वही सॉलिड स्फीयर का ग्राफ आएगा। एम आई मेकिंग सेंस? ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में ही बात कर रहा हूं अपने आप के साथ, नहीं सर समझ नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद के साथ ही बात कर रहा हूं। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अच्छा, हॉलोस्फीयर का ग्राफ कैसा आएगा, व्हाट डू यू थिंक? हॉलोस्फीयर में अंदर तक तो जीरो ही है ना, सरफेस तक, यहां तक जीरो, और फिर इसके बाद फिर ग्राफ ऐसा आएगा, देख रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? ओके, हॉलोस्फीयर के लिए ग्राफ ऐसा है। हॉलोस्फीयर के लिए जब तक तुम सरफेस के अंदर हो तब तक जीरो, जैसे तुम सरफेस के बाहर आओगे मैक्सिमम तक जाएगा और फिर कम होता जाएगा। This is the acceleration due to gravity, or you can say gravitational field intensity due to solid sphere and due to hollow sphere. Got it? ये acceleration, हाँ बेटा बोलो। Yes, you want to say something? समझा सर। अच्छा समझा, अच्छा ओके ओके। चलो फिर, तुमको रॉड का मैंने एक्सप्लेन किया, रिंग का तो पहले ही मैं डेरिवेशन के साथ बता चुका हूं। उसके बाद सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर भी हो गया। डिस्क का फॉर्मूला आप ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको, उसका कुछ तो भी आंसर है, देखो, टू सॉरी 2g m/x इन ब्रैकेट 1 माइनस समथिंग, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है। मैं एग्जैक्टली फॉर्मूले को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला आता है। 2gm/a, आई थिंक फॉर्मूला ऐसा है। रुको रुको मैं लिखता हूँ, तुम बाद में वेरीफाई कर लेना। लेकिन अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है और तुम अगर डिस्क की रेडियस अगर कैपिटल आर है, एम दिस इज द डिस्क, और डिस्क का मास कैपिटल एम है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है ट्वाइस ऑफ gm/r in bracket 1 minus cos theta, where theta is this angle. Just don't ask me to derive it, क्योंकि डेरिवेशन लेंदी भाई, और मेरा डेरिवेशन करने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो थीटा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट इज x अपॉन z, x अपॉन z,
z कितना आएगा यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिंग का फॉर्मूला आया था, उसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, लेकिन फिर से इंटीग्रेशन तुम कर पाओगे कि नहीं वो तुम पे डिपेंड करता है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूले एंड प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिस्क के लिए ये फॉर्मूला है, पता नहीं मुझे कैसे याद रह गया, मैं तो बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। आई डोंट नो हाउ आई रिमेम्बर्ड इट। 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है शायद। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये फील्ड का फॉर्मूला नहीं है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ओके 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 ओके, इट्स नॉट अ फॉर्मूला फॉर द फील्ड, पोटेंशियल। अब तुम बोलोगे सर पोटेंशियल क्या है? भाई ये अगला टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करने का अपने को, अभी तुम यहीं पे रहने दो, अभी तुम यहीं पे रहने दो। मैं दो फॉर्मूले में कंफ्यूज कर गया। देखो समृद्धि ने इमीडिएटली क्वेश्चन किया, सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, कल स्टार्ट करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इतने जल्दी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए थोड़ा सा टाइम है अभी। अभी तुम ग्रेविटेशनल फील्ड ही समझ लो बस, फील्ड। तो अभी तो 4 ही ऑब्जेक्ट पे। इस पे एक डीपीपी भेजो ना। अरे हाँ डीपीपी, डेफिनेटली डीपीपी मुझे क्लियर बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो फिर आज यहीं पे रुकते हैं। ठीक, एक्चुअली ना ये 4 ही चीजों पे फोकस करना है तुमको, इसके ज्यादा नहीं। एक रॉड, एक रिंग, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, दैट्स इट। रॉड, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये 4 ऑब्जेक्ट के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, जहां तक मेरा मानना है। ओके चलो आज यहीं पे रुकते हैं फिर। गुड नाइट एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे इंडोर and wish me luck for the corona test.